हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके अंदर अभी तक अपन ने 180 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अपना टारगेट रहने वाला वो आपके 300। ठीक है, तो आपके 4 पार्ट अपलोड हो गए पहले, तो उनके अंदर आप जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है? आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर ये 300 क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे तो आपका ऑलमोस्ट इस यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चंस को देखो, उनके लेवल को देखो और इनके स्टेटमेंट और इनकरेक्ट करेंट करेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उन सबको देखो। उसके बाद में आपको लगेगा कि 300 क्वेश्चंस करने के बाद में एक बार ह्यूमन फिजियोलॉजी का ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके हर यूनिट से लिया, लाइक आपके डाइजेस्टिव से भी हैं, एक्सक्रिएटरी से भी हैं, प्लस आपके रेस्पिरेटरी से भी हैं, प्लस आपके सर्कुलेटरी से भी हैं, एंडोक्राइनोलॉजी से भी हैं। ठीक है, सबसे क्वेश्चंस ले रहे हैं और इस 300 क्वेश्चन की सीरीज से डेफिनेटली मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन 300 में से देखने को मिलेंगे। 300 क्वेश्चंस होने के बाद में पीडीएफ सुविधा भी अवेलेबल रहेगी, जिसको चाहिए होगी। ठीक है, वो भी तैयार हो जाएगी विद आंसर। ठीक है, लास्ट में आंसर की रहेगी आपकी, वो सुविधा भी तैयार हो जाएगी। तो 180 क्वेश्चन पहले हो गए, आज अपना पार्ट 5 है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जरूर देख लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और इसी के साथ साथ अपन ने आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा अगर अपन थ्योरी लेक्चर की बात करें तो उसके अंदर आपकी यूनिट चल रही है इथोलॉजी। कौन सी? इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंदर अगर अपन बात करें तो इथोलॉजी में आपके काफ़ी सारी चीज़ें करवा दी हैं। इथोलॉजी में आपके 7 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट पर जाके देखना। वहाँ पे प्लेलिस्ट है इथोलॉजी 4 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के नाम से। ठीक है, तो आप इधर जाके देख सकते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में टूल एंड टेक्निक वाली यूनिट आने वाली है और एक अभी रिसेंट में करंट में काफ़ी लेंथी वीडियो आएगा जिसके अंदर आपके जो पेपर फर्स्ट में सेकंड यूनिट है प्रोटोकोर्डेट वाली, जिसके अंदर आपके बेलेनोग्लोसस हैं, प्लस हेर्डमानिया, दैट मीन्स प्रोटोकोर्डे जितने भी हैं जो इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन, प्लस एम्फिओक्सिस, इन तीनों का एक वीडियो आएगा और इस वीडियो से इन तीनों के क्वेश्चंस में से एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे, वो इस वीडियो से मिल जाएंगे तीनों एनिमल्स के, और इनके कम से कम भी आपको एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन दिखते हैं तीनों एनिमल्स से, तो ये यहाँ से कवर हो जाएंगे। दूसरी बात, आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का कल दोबारा नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो 1 अगस्त से उसके कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी उसकी भी। ठीक है, टेस्ट सीरीज की सुविधा आपके लिए सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए, उसके लिए आपको अपडेट कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अभी अपना टारगेट चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का और वैकेंसी आ गई तो फर्स्ट ग्रेड का भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम के अंदर भी अपन ने जो फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चंस कराए थे काफी सारे क्वेश्चंस वहां से देखने को मिले थे। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो 180 क्वेश्चन हो गए थे, आज अपने को करने हैं 181 से। देखो, पहला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ब्लड कार्पल्स में ऑलमोस्ट 45% ऑफ ब्लड, सही बात है, ब्लड के अंदर 45% आपको ब्लड कार्पल्स मिलेगी और 55 मिलेगा आपको प्लाज्मा। ये तो सही बात हो गई। सेकंड है, और ऑल कॉर्पल्स हैव सिमिलर वर्क नॉट एन स्पेसिफिक फंक्शन, ये गलत बात है। सबके पास में सिमिलर तो कैसे होगा? आरबीसी का अलग है, डब्ल्यूबीसी का अलग है, प्लेटलेट का अलग है, और सारी की सारी क्या होगी? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आरबीसी का देखो, आप डब्ल्यूबीसी का देखो, तो सबका अलग अलग फंक्शन है, तो स्टेटमेंट बी है वो गलत है। ऐसे आपको चीजें पकड़नी है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आजकल आरपीएससी बनाती है। तो और ऑल कार्पल्स हैव डिसिमिलर वर्क, सबका अलग अलग काम है और स्पेसिफिक फंक्शन है, तो स्टेटमेंट बी क्या है? गलत हो गया। स्टेटमेंट सी है, एम्प्यूमा इन इनवर्टिब्रेट्स हैव लार्जेस्ट आरबीसी, ये सही है। आपके लार्जेस्ट आरबीसी की बात करें इनवर्टिब्रेट, देन आंसर विल बी एम्प्यूमा। सो डी तो नहीं हो सकता, तो यहाँ से इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑल कार्पल्स है, आपकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इन सब का अलग अलग फंक्शन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबका सिमिलर वर्क नहीं है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कार्पल्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 45% बनाती है किसका? ब्लड का, और 55 कौन बनाता है? आपके प्लाज्मा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो राइट आंसर 181 का ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 82 है, विच वन इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का यहाँ से आपको फंक्शन बताना है, इरिथ्रोसाइट का। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आरबीसी देखो, पहले तो आपके ऑक्सीजन कैरी करने का है ही, विस्कोसिटी है ब्लड की उसको मेंटेन रखेगी।
हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर है, वो एक तरह का बफर सिस्टम का काम करता है। बफर सिस्टम का काम करता है, तो दैट मीन्स ब्लड की पीएच को मेंटेन रखेगा। सो मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। सो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे स्टेटमेंट ए बी सी तीनों सही हैं। सो ऑल आर द फंक्शन ऑफ आरबीसी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 83 की बात करें, विच वन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से बताना आपको इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इज नोन एज द ट्रू सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। सही बात है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो अपन इसको ट्रू सेल बोलेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट बात हो गई। ल्यूकोसाइटोसिस इज सीन ड्यूरिंग बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, आपके जब टोटल ल्यूकोसाइट इंक्रीज होती है टीएलसी, तो उसको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइटोसिस, और ये आपके बैक्टीरियल या कोई वायरल इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन के अंदर बढ़ जाती है। बी भी सही है। सी बोल रहा है ल्यूकोसाइटोपेनिया इज सीन ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर एंड ट्यूबरकुलोसिस। सही बात है, ल्यूकोसाइटोपेनिया मतलब डिक्रीज टीएलसी। सो कहने का मतलब ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ल्यूकोसाइटोसिस आपके प्लेटलेट सॉरी डब्ल्यूबीसी का कम, ल्यूकोसाइटोपेनिया डब्ल्यूबीसी का ज्यादा। इसी के साथ में एक चीज और ध्यान रखो, ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं आपके ब्लड कैंसर, तो इसके अंदर जो आपके इंक्रीज होगा टीएलसी के अंदर, वो मोर देन 1 लाख होगा। ये आपको ध्यान रखना, इंक्रीज टीएलसी मोर देन 1 लाख। और क्या बोलेंगे इसको, ब्लड कैंसर। तो ये भी आपको ध्यान रखना। सो 183 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 184 है, मेनी टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो आपके यहाँ पे अपन ग्रेनुलोसाइट व ग्रेनुलोसाइट दो चीजों की बात करते हैं। ठीक, तो ये बोला कि मेनी टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ल्यूकोसाइट। तो पहली बात तो सही है। दीज ग्रेन्यूल्स आर एसिमेट्रिकल। सही बात है, क्योंकि आपके अलग अलग लोग में डिवाइडेड होंगे तो एसिमेट्रिकल है। दीज ग्रेन्यूल्स आर अराइज फ्रॉम रेटिकुलर सेल या मायोब्लास्ट सेल्स ऑफ किडनी। नहीं, किडनी नहीं होगा, यहाँ पे रेड बोन मेरो होगा, इसलिए गलत हो गया। यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ध्यान रखना कि जो आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है उनका अराइज होगा कहाँ से, रेटिकुलर सेल या माइलोब्लास्ट सेल्स ऑफ रेड बोन मेरो, नॉट किडनी। दीज ग्रेन्यूल्स शो पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टेंस। सही बात है, जब अपन ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके एसिडोफिल है जो इयोसिन के लिए है, बेसोफिल है, फिर आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, जो अलग अलग स्टेंस के प्रति क्या करेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, और इसी के बेस पे अपन इनको एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स में क्लासीफाई करते हैं। सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही, बी भी सही, डी भी सही। सो इनकरेक्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। सो 184 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन ग्रेन्यूल्स का जो अराइज होना है, फॉर्मेशन होना है, वो रेटिकुलर सेल माइलोब्लास्ट सेल सही है, लेकिन वो होगी कहाँ पे, रेड बोन मैरो में, नॉट किडनी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 185 देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनकरेक्ट बताना आपको। एसिडोफिल सिंथेसाइज हिस्टामिन ड्यूरिंग ऑल वायरल इन्फेक्शन। पहले ऑप्शन 1 देखो। बी बोल रहा है न्यूट्रोफिल शोइंग अमीबोइड मूवमेंट बाय डायबिटिस। सी बोला न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज ड्यूरिंग पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन। सी बोला बेसोफिल इंक्रीज ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। देखो यहाँ से, देखो एसिडोफिल है, हिस्टामिन सिंथेसाइज करता है, बिल्कुल सही बात है, वायरल इन्फेक्शन नहीं, एलर्जी के टाइम पे, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। भी बोल रहे हैं न्यूट्रोफिल शोइंग अमीबॉइड मूवमेंट बाय डायबिटिस, जो कैपिलरी से बाहर जो जो इनका मूवमेंट होता है सेल्स का, ठीक है, और वो अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा होता है, और इनको क्या बोलते हैं अपन, डायबिटिस। तो डायबिटिस का आपको ध्यान रखना है किसके साथ होता है, न्यूट्रोफिल्स के साथ। न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ता है कब, जब फर्स्ट फॉर्मिंग इनको जो मवाद वाला इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन के अंदर, और बेसोफिल इंक्रीज होता है आपके चिकन पॉक्स के दौरान। सो राइट आंसर यहाँ पे 185 का रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो 185 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कि एसिडोफिल हिस्टामिन सिंथेसाइज करेगी बट ड्यूरिंग एलर्जी नॉट वायरल इन्फेक्शन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इनकरेक्ट अबाउट एग्रेनुलोसाइट। यहाँ से बताना आपको एग्रेनुलोसाइट का इनकरेक्ट बताना है। तो एग्रेनुलोसाइट की बात करें, ठीक है, जिसके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, तो एग्रेनुलोसाइट में कौन आता है आपका, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। दो बातें हो गई। तो ऐसे आपकी इंपॉर्टेंट चीजों का साथ साथ रिवीजन होता रहेगा, तो इसलिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, साइटोप्लाज्म इज होमोजेनस, और होमोजेनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ग्रेन्यूल्स नहीं है तो हेटेरोजेनस का तो चांसेस है ही नहीं। तो इसलिए साइटोप्लाज्म क्या होगा आपका, समांगी टाइप, दैट मीन्स होमोजेनस। ऑप्शन ए सही है। न्यूक्लियस इज ओवल और किडनी शेप विथ ए लोबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ से चीज पकड़ना है। ये बोला न्यूक्लियस है आपका ओवल और किडनी शेप है विथ ए लोबुलर, विथ नहीं होगा, विदाउट होगा।
क्योंकि लोब्यूलर तो किसके अंदर आपके ग्रेन्युलोसाइट के अंदर, उसके अंदर अलग-अलग लोब्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बोलते हैं। जबकि इनको तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर सिर्फ। सो ये क्या हो गया आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे लोब्यूल्स है ही नहीं। ठीक है, सो विदाउट ए लोब्यूलर स्ट्रक्चर। सो राइट आंसर देखिए आपका बी। सी बोल रहा है आल्सो नोन एज मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, सही बात है, लोब्यूल्स है ही नहीं, लोब्स है ही नहीं यहाँ पे, तो मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। फॉर्मेशन अकर इन थाइमस स्प्लीन एंड लिम्फ ग्लैंड्स, ये बात सही है। सो 186 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ओवर द किडनी शेप्ड है, विदाउट लोबुलर स्ट्रक्चर है, विद नहीं होगा, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर है ये। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 187 की बात करें, करेक्ट अबाउट लिम्फोसाइट। ठीक है, आपके जैसे आप लिम्फोसाइट की बात करते हैं अपन, तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, लिम्फोब्लास्ट सेल, सही बात है। द मेन फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा ग्लोबुलिन, सही बात है। बीटा लिम्फोसाइट है प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज, सही बात है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का हेल्प इन टिश्यू रिपेयर एंड इंक्रीज ड्यूरिंग वुपिंग कप, वुपिंग कप बोलते हैं कुकर खांसी को। सो ऑल आर करेक्ट। सो ये बातें सारी ध्यान रखनी है, उस एक क्वेश्चन से आपकी लिम्फोसाइट की सारी बातें इसमें इंक्लूड है। सो 187 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 188 देखते हैं, इनकरेक्ट अबाउट मोनोसाइट्स। ठीक है, जैसे लिम्फोसाइट था आपके लिम्फोब्लास्ट से, मोनोसाइट होगा आपके मोनोब्लास्ट से, तो फॉर्म बाय मोनोब्लास्ट, सही बात है। डिक्रीज ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस, डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा। ट्यूबरक्लोसिस के टाइम पे आपका मोनोसाइट इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जो डेड सेल होती है उनको क्या करती है, ये स्क्वेंजर का काम करती है, ठीक है। सो ये क्या है, तो नॉन एज स्क्वेंजर से, बात सही है। सो यहाँ पे ओल आर करेक्ट तो नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट होगा। रीजन इसका ये है कि ट्यूबरक्लोसिस के टाइम पे मोनोसाइट का नंबर बढ़ता है, ना कि घटता है। सो 188 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 189 की बात करें, इनकरेक्ट अबाउट प्लेटलेट्स, तो फॉर्म्ड बाय मेगा कैरियोर्स इन रेड बोन मेरो, सही बात है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, ये भी सही बात है। सीक्रेटेड सीरोटोनिन एज ए वेसोडाइलेटर, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट करना और ऑप्शन ई ऐड करना, ऑल आर करेक्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो सीरोटोनिन है वो वेसो डायलेटर और वेसो कॉन्ट्रैक्टर दोनों का काम करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, वेसो कॉन्ट्रैक्शन का भी और वेसो डायलेटर का भी। सो ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही है, ठीक है। तो प्लेटलेट का आपको ध्यान रखना है, बोन मैरो में नंबर कम, देन वी विल से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो रहा है। सेरोटोनिन जो सीक्रेट करते हैं वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का और वेसोडायलेटर दोनों का काम करते हैं। प्लेटलेट का काम है आपके ब्लड क्लॉटिंग का। सो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 190 है, पुरपुरा डिजीज इज रिलेटेड टू, पुरपुरा डिजीज क्या होता है, जब आपके जो प्लेटलेट, ठीक है, जब प्लेटलेट का क्या होगा, आपकी जब क्रिटिकल काउंट से भी कम हो जाएगी तो बॉडी पे क्या होगा, आपकी स्किन के ऊपर रेड स्पॉट होंगे, ठीक, रेड स्पॉट्स ऑन स्किन ड्यू टू लेस काउंट ऑफ प्लेटलेट, उसको बोलेंगे अपन पुरपुरा डिजीज। तो पुरपुरा डिजीज का रिलेशन किससे है, प्लेटलेट से। सो 190 का ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पुरपुरा डिजीज बोले तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स की वजह से। और एक मुरमुर और रखते हैं, मुरमुर का ध्यान रखना, आपके जो हार्ट वाल्व होते हैं उससे रिलेटेड, मुरमुर हार्ट वाल्व और पुरपुरा प्लेटलेट। 191 है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1 इज प्रोड्यूस फ्रॉम। अब आपको अगर ये पता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1 कौन सा होता है, तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है, पहला फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन का पता हो तो वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है आपके लीवर से। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1 विल बी नोन है फाइब्रिनोजन, और इसका फॉर्मेशन आपके लीवर से है, ये आपको ध्यान रखना। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजन, फॉर्मेशन कहाँ से होगा, आपके लीवर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितने होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, 12, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज का एक साथ में ध्यान रखना है। 12 कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। चौथा है आपके कैल्शियम आयन, ठीक है, फैक्टर 4 या कैल्शियम आयन को।
5th की बात करें तो 5th आपका प्रोएक्सिलरी। 7 आपका इधर लिख देता हूँ, सॉरी 6 कौन सा है? 6 रहेगा आपका, एक सेकंड में, एक्सिलरिन। 5th आपका प्रोएक्सिलरिन और 6 आपका एक्सिलरिन। ये आपको ध्यान रखना। 8th की बात करें तो 8th आपका प्रो कन्वर्टिन। 9 की बात करें तो आपका है वो, इसको बोलेंगे आपके AHF ग्लोबुलिन, ठीक है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। नंबर 10 की बात करें तो 10 आपका क्रिसमस फैक्टर। नंबर 10 कौन सा? क्रिसमस फैक्टर, तो ये भी ध्यान रखना है। 11 की बात करें तो 11 रहेगा आपका, एक सेकंड, फर्स्ट फाइब्रिनोजेन हो गया, सेकंड आपका हो गया प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, नंबर 4 कैल्शियम आयन, नंबर 5 हो गया आपका प्रोएक्सिलरिन, 6 एक्सिलरिन, एक सेकंड, 5th प्रोएक्सिलरिन था, और 6th आपका एक्सिलरिन, 7th आपका प्रो कन्वर्टिन ये रहा, और 8th था आपका AHF, ये 8th है। 9 आपका क्रिसमस फैक्टर, ठीक है? 9 कौन सा है? क्रिसमस फैक्टर। नंबर 10 पे आता है आपका स्ट्रोक फैक्टर, ये ध्यान रखना। स्ट्रोक फैक्टर कौन सा है? नंबर 10। 11 की बात करें तो 11 रहेगा आपका, एक सेकेंड, 11 आपका 11 रहेगा यहाँ पे आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट, जो उसका पूर्ववर्ती है, ठीक है? नंबर 12 की बात करें तो हैगमैन फैक्टर, जो जो लास्ट आप, सॉरी 13 है, 12 नहीं, तो हैगमैन, और लास्ट एक और रहेगा आपका, वो रहेगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये आपको 13 के 13 ध्यान रखने हैं, से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फर्स्ट कौन सा था? फाइब्रिनजिन, तो प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? लीवर से। 92 है, इनएक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द प्रेजेंस ऑफ। तो आपका जो इनएक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो आपका कन्वर्ट होगा एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन में, और वो किसकी प्रेजेंस में? प्रो कन्वर्टिन की प्रेजेंस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। 93 है, विच ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नोन एज प्लेटलेट कोफैक्टर सेकंड, एंड इसी का दूसरा नाम है ऑटोथ्रोम्बिन 2, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो आपका प्लेटलेट फैक्टर 9 है, सॉरी क्लोटिंग फैक्टर 9 है, 9 को क्या बोलेंगे अपन? प्लेटलेट फैक्टर, प्लेटलेट कोफैक्टर 2, इसी को बोलेंगे ऑटोथ्रोम्बिन 2, तो इंपॉर्टेंट है। ऑटोथ्रोम्बिन 2 और प्लेटलेट कोफैक्टर 2 किसको बोलेंगे? फैक्टर 9। 94 है, विच फैक्टर इज द नोन ऑफ हैगमैन फैक्टर, और ये इसको बोलेंगे सरफेस कॉन्टैक्ट फैक्टर। तो रहेगा आपका फैक्टर 12, क्या बोलेंगे? हैगमैन फैक्टर या सरफेस कॉन्टैक्ट फैक्टर, ये ध्यान रखना है। सो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 95 है, ठीक है? 95 में क्या पूछ रहा है कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन इंजेक्शन फॉर, तो आपके जो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन है उसका काम क्या है? देखो, जो आपके हीमोफीलिया वाले पेशेंट हैं उनके अंदर आपके जो ब्लड प्रोटीन की कैपेसिटी है वो कम है, तो अगर छोटी सी भी कोई चोट लगी तो वहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो हीमोरेज है, जो ब्लड, आपको ब्लड को रोकना है, ठीक है, ब्लड सिक्रेशन को, तो उस हीमोरेज को रोकने के लिए क्या करते हैं? एंटी हीमोफिलिन ग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो AHF ग्लोबुलिन आपकी, सॉरी AHG ग्लोबुलिन, AHG या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन का इंजेक्शन कब देंगे? आपके हीमोरेज को रोकने के लिए, उस ब्लड सिक्रेशन को रोकने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 96 है, इनकरेक्ट बताना है तो कोडा टेंडिनी प्रेजेंट इन लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ये ध्यान रखना। पेपिलरी मसल्स, ये भी वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। पल्मोनरी वेन क्या करेगी? ऑप्शन ब्लड कैरी करेगी। सो ये सारी सारी बातें यहाँ पे क्या है? सही है। सो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक ही चीज का ऐसे ध्यान रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला है, द फोरामन ओवल इज मॉडिफाइड इन द फोसा ओवलिस आफ्टर बर्थ, ठीक है? बर्थ के बाद में जो फोसा फोरामन ओवल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? फोसा ओवलिस के अंदर।
ठीक है? और तो ये प्रेज़ेंट का होता है, तो ये आपके इंट्राएट्रियल सेप्टम है, वहाँ प्रेज़ेंट होगा आपके फोरामेन ओवल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक 4 लाइक स्फिंक्टर होती है, लेकिन जो जैसे लंग्स आपका एक्टिव होगा, लंग्स एक्टिव होने के बाद में ठीक है, जैसे लंग्स एक्टिव होगा, उसके बाद में ये पोर क्या हो बंद हो जाएगा, ठीक है? और ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा आपका फोसा ओवलिस के अंदर। तो फोरामेन ओवल कहाँ है आपके इंट्राएट्रियल सेप्टम के अंदर, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 98 है केरेटिकोसिस्टमिक आर्च, ठीक है? केरेटिकोसिस्टमिक आर्च पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू बॉडी। द केरेटिकोसिस्टमिक आर्च अराइज फ्रॉम जो आपके केरेटिकोसिस्टमिक आर्च है, इसका काम है ब्लड जो प्योर ब्लड है उसको बॉडी में पंप करना, और ये अराइज होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, छोटे-छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो सर्कुलेटरी की कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेकीकार्डिया और एक वर्ड और आता है इसके साथ में ब्रेडिकार्डिया। 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या होता है? जो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हार्ट बीट। हार्ट बीट बढ़ गई और ब्रेडिकार्डिया के अंदर हार्ट बीट, ये आपसे ध्यान रखना, हार्ट बीट यहाँ पे डिक्रीज़ है। ठीक है? तो टेकीकार्डिया मोर हार्ट बीट देन नॉर्मल। 220 है, सॉरी 200। 200 नंबर का है लास्ट क्वेश्चन। ब्रेडिकार्डिया लेस हार्ट बीट देन नॉर्मल, और जो इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है उसको क्या बोलते हैं? एरिथमिया। ठीक है? इर्रेगुलर हार्ट बीट को क्या बोलेंगे? एरिथमिया। सो हार्ट बीट बढ़ी देन टेकिकार्डिया, हार्ट बीट लेस है तो ब्रेडिकार्डिया। सो ये थे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपन ने आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, आपके 100 रिमेनिंग है, और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो है ही, प्लस आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आ गई तो साथ में वो भी टारगेट रहेगा। सो फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, पैथोलॉजी आपकी चल रही है, ठीक है? एक तो सेक्शन और है, पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी उसकी भी, 300 के बाद में इसकी भी। और फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी सितंबर मंथ में, और 1 अगस्त से कंटिन्यू आपकी पहले बॉटनी स्टार्ट करेंगे, लेक्चर वाइज चालू कर देंगे थ्योरी, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो भी कोई डाउट हो, कॉन्टैक्ट हो, दोनों लाइव्स एंड टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई सजेशन या डाउट हो तो वो आप शेयर कर सकते हो। सो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।